हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग 60 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। कितने? 60 प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है कि हम लोग एसएसटी पीवाईक्यूज कर रहे हैं और अभी बीच में 2 दिन क्लास नहीं हुई, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। लेकिन आज ये जो 60 प्रश्न रहने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इससे पहले हम लोगों ने थ्योरी एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू कर ली है, लेकिन अभी हम लोग ओनली पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पेपर वाले प्रश्न हैं, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और पूरी एग्जाम में आपको आने की संभावना है इन क्वेश्चंस की। आइए शुरू करते हैं। जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है। यहाँ से कई क्वेश्चंस आपको एज इट इज़ एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं और हमने क्वेश्चंस के साथ में कुछ क्वेश्चंस के साथ में थ्योरी लगा दी है ताकि आप थोड़ा और उसके बारे में डिटेल में जान पाएँ या उस क्वेश्चन से रिलेटेड दूसरा प्रश्न कैसे बन सकता है, इसलिए हमने थ्योरी लगाई है। बाकी सभी क्वेश्चंस के साथ आज हमने थ्योरी नहीं लगाई है। ठीक है, क्योंकि समय कम है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस और कम से कम समय में हम कवर करें, यही अब हमारा उद्देश्य है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि निम्न शुरुआती नगरों में से किस स्थान से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन से चिपके हुए मिले? किस स्थान से? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से या फिर कालीबंगा से। तो ये जो मिले हैं हमको मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो स्थान से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष चांदी के फूलदान के ढक्कन से चिपके हुए मिले हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कहता है कि मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक भारत की लिपियां जैसे देवनागरी, बंगाली और तमिल का विकास किस लिपि से हुआ है? तो वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, आधुनिक भारत की लिपियां चाहे वो देवनागरी हो, बंगाली हो, तमिल हो, इन सभी का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई है। बात होती है क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों को कालानुक्रमिक यानी कि सीक्वेंस में लगाइए। किसका शासनकाल किसके बाद में आया? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि किसका शासनकाल किसके बाद में आया और किसका शासनकाल कब से कब तक रहा। इसके लिए आपको हमने एक तालिका बताई थी, ये वाली, दिल्ली के शासक, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब जो क्वेश्चंस में हमारे 4 ऑप्शन है वो यहाँ पे आपके सामने है। गयासुद्दीन बलबन का जो शासनकाल रहा ये 1266 से लेकर के 87 तक रहा। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल रहा वो 96 से 1316 तक रहा। फिरोज शाह तुगलक का जो शासनकाल था 1351 से 88 तक रहा और खिज्र खान का जो शासनकाल है वो 1414 से 1421 तक रहा। तो अब आप इसको सीक्वेंस में लगा सकते हैं आसानी से। देखिए, अब इसमें पहले कौन आते हैं? टॉप पे है गयासुद्दीन बलबन, वेरी गुड। दूसरे नंबर पे आ रहे थे अलाउद्दीन खिलजी, इनके बाद में आते हैं। फिर आते हैं फिरोज शाह तुगलक और फिर आते हैं खिज्र खान। ठीक है, तो ये इनका डेट याद रखिएगा कि किसका शासनकाल कब से कब तक रहा। ये साथ में हमने जो पीडीएफ आपको दी है पेड वाली, उसमें साथ में इसको दिया हुआ है, आप इसको रट लीजिएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। कहता है कि निम्नलिखित को मिलाएं। इधर जैसे बाणभट्ट हैं, इन्होंने किसकी रचना की? बुद्ध चरित की, हर्षचरित की, या फिर पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति लिखी, या फिर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लिखी। हर्ष घोष ने क्या किया, हरिश्चंद्र ने क्या किया, रविकीर्त ने क्या किया? तो आपको बताते चले, बाणभट्ट ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। किसके? हर्षवर्धन के। इन्होंने हर्षचरित नामक रचना की थी। फिर आते हैं अश्वघोष, ये संस्कृत भाषा के महान बौद्ध कवि थे। कैसे कवि थे? बौद्ध कवि थे। इन्होंने अपनी रचना के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार किया था अश्वघोष ने। और जो बुद्ध चरित है इनके द्वारा रचित एक प्रसिद्ध रचना है। हरिसेन जो हैं ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। किसके कवि थे? समुद्रगुप्त के ये दरबारी कवि थे और इन्होंने समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लिखी है। ठीक है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति यानी कि उनकी प्रशंसा में लिखा है इन्होंने। रविकीर्ति जो हैं ये पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे और इन्होंने क्या किया है? पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति लिखी है। ओके, तो बात क्लियर है, पॉइंट हमारे क्लियर हो जाते हैं।
ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है ये, अगर इसको हम मिलाना चाहें तो इसमें क्या हो जाएगा, A2B1 C4D3 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस भाषा का एक रूप मागधी यानी कि मगही है, तो वो भाषा है हमारी प्राकृत। प्राकृत भाषा का एक रूप मागधी भी है यानी कि मगही भी है। किस भाषा का रूप है, प्राकृत भाषा का रूप है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बसवन्ना द्वारा आरंभ किए गए वीरशैव आंदोलन के बारे में सही है। देखिए, ये जो वीरशैव आंदोलन है इसका आरंभ तमिल भक्ति आंदोलन के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ये तमिल भक्ति आंदोलन से प्रेरित नहीं था, ये इसके विरुद्ध था, इसलिए ये कट जाएगा। इसने शिव से प्रेम को मुक्ति के मार्ग के रूप में अपनाने का उपदेश दिया, ये भी गलत है। केवल ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाता है। वेरी गुड। यहाँ पे देखिए बसवन्ना का वीरशैववाद आंदोलन है। ये आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था, ठीक है, और बसवन्ना और उसके साथियों के द्वारा इसको शुरू किया गया था तमिल भक्ति आंदोलन के विरुद्ध, यानी कि तमिल भक्ति आंदोलन के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में, ठीक है, यह आंदोलन शुरू किया गया था। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि यूरोप में वोड के उत्पादकों ने किस भारतीय फसल को उसके प्रतिस्पर्धी के रूप में देखा। तो हम लोगों ने पढ़ा कि जो भारत की जो नील की खेती थी, नील का जो जितनी बेहतर तरीके से नील काम करती थी, वोड से मिलने वाला जो कलर होता था वो फीका होता था, बेजान होता था। तो वोड के जो उत्पादक थे वो नील को प्रतिस्पर्धी के रूप में देखते थे कि जी नील के साथ कंपटीशन बहुत तगड़ा है। ओके, हमने यहाँ पे नीचे पढ़ा भी था कि वोड जो पौधा है ये शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था, और उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस और जर्मनी तथा ब्रिटेन के कई हिस्सों में ये पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोड उत्पादकों ने अपनी सरकार पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें, क्योंकि वोड का जो उत्पादक हो रहा है वो कम हो रहा है, या वोड से मिलने वाला कलर इतना बढ़िया है नहीं, तो उसकी क्वालिटी के रंगे हुए कपड़े बढ़िया सेल होते नहीं है। इस वजह से उन्होंने क्या कहा कि इसको बंद कर दो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू कहता है कि डेनियलों की चित्रकारी में ब्रिटिश शासन द्वारा भारत लाई जा रही आधुनिक सभ्यता के चित्रण पर जोर है। बात तो ठीक है। डेनियलों ने अपने सुरम्य परिदृश्य चित्रकारी में भारत के पारंपरिक जीवन को पूर्व आधुनिक, निरंतर और गतिहीन प्रस्तुत किया। बात ये भी ठीक है। दोनों ही ऑप्शन हमारे इसमें राइट हो जाते हैं, ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन लीजिए, कहता है पश्चिमी शिक्षा के बारे में महात्मा गांधी के विचार के संदर्भ में बताइए। गांधी जी कहते थे कि गांधी जी भारत में पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। वे सोचते थे कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। औपनिवेशिक शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है, और इस तरीके से उनके विचार थे पश्चिमी शिक्षा को लेकर के। ए और बी दोनों सही हैं, बी ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ये पश्चिमी शिक्षा के घोर विरोधी थे। इन्होंने कहा कि इस शिक्षा ने हमें गुलाम बना करके रख दिया है। अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था? बंगाल विभाजन का मुख्य कारण था बंगाल के राष्ट्रवादियों के प्रभाव को कम करना। बंगाल के जो राष्ट्रवादी हैं उनके प्रभाव को कम किया जाए और बंगाल के जो लोग हैं उनको विभाजित किया जाए। ठीक है, 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। उस वक्त बंगाल जो है ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत हुआ करता था। क्या होता था? सबसे बड़ा प्रांत होता था। ठीक है, अच्छा, और इसके बारे में आपको ये कहता है कि पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि यहाँ पे जो बंगाली राजनेता हैं उनके प्रभाव को कम किया जाए और जो बंगाली जनता है उसको बांट दिया जाए, यानी कि बंगाल के जो लोग हैं उनका विभाजन कर दिया जाए। यही इसका उद्देश्य रहा होगा, यही कारण रहा होगा। क्वेश्चन इज, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही विकल्प का चुनाव करें। कहता है कि कांग्रेस के मध्यमार्गी नेताओं ने ब्रिटिश शासन के अधीन सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग उठाई कि जो भारतीय हैं इनको और ज़्यादा जिम्मेदारी दी जाए, जिम्मेदारी भरे पद दिए जाएं। मध्यमार्गियों को ये लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते थे।
दोनों पॉइंट हमारे सही हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, ए की सही व्याख्या आर कर रहा है। ठीक है, अगर इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहें तो यहाँ पे लिखा है कि अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यमार्गी पार्टी थी। ठीक है, कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, है ना। वो चाहते थे कि भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, भारतीयों को और ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिए जाने की उन्होंने मांग उठाई। परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाएं और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहाँ उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाने चाहिए, लेकिन अंग्रेज ये मानते थे कि उन भारतीयों को जो है कि जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते। ओके, और मध्यमार्गी नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे और उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे, ये साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जो है कि मध्यमार्गी नेताओं ने ऐसा किया। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भी भेजे। ओके, कौन, मध्यमार्गी नेता। ठीक है, कांग्रेस के मध्यमार्गी नेता। लेकिन मध्यमार्गियों को ये भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, जैसा कि हमारा कारण आर कह रहा है। इसलिए वे भारतीयों की न्यायसंगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन घुमा फिरा करके देखने को जरूर मिल जाएगा। वर्ष 1971 में पाकिस्तान का विभाजन हुआ और बांग्लादेश अस्तित्व में आया। क्या ये बात सही है? जी हाँ, बिल्कुल बात तो सही है कि 1971 में पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। विभाजन का एक मुख्य कारण ये था कि पूर्व के बंगला बोलने वाले लोगों को ये लगा कि उनकी भाषा और पहचान को कुचला जा रहा है। बी भी सही है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, बी ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस कहता है कि श्री नारायण गुरु ने जाति समानता आंदोलन की शुरुआत की थी। केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में एक परमेश्वर के विचार को बढ़ावा देने के लिए, जाति विविधता के विचार को समर्थन देने के लिए, या फिर पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। क्यों की थी इन्होंने शुरुआत? तो इन्होंने जो शुरुआत की थी एक परमेश्वर के विचार को बढ़ावा देने के लिए श्री नारायण गुरु ने जाति समानता आंदोलन की शुरुआत की, एक परमेश्वर के विचार को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, ये रहा, देखिए श्री नारायण गुरु, जिसे आज केरल कहा जाता है, वहाँ एझावा जाति के श्री नारायण गुरु। ऑप्शन में दिया था कि केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। नहीं, कर्नाटक महाराष्ट्र नहीं, केवल केरल, ध्यान रखिएगा। केरल कहा जाता है, वहाँ एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया कि जातिगत भिन्नता के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है दैट इज नॉट गुड। उनके अकॉर्डिंग सारी मानवता की एक ही जाति है। उनका महत्वपूर्ण कथन था ओरु जाति ओरु मतम ओरु देव मनुष्यानु, यानी कि मानवता की एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर है। तो उन्होंने एक परमेश्वर के विचार को बढ़ावा देने के लिए क्या किया था? जाति समानता आंदोलन की शुरुआत की थी श्री नारायण गुरु ने। चलिए, बेहतरीन प्रश्न था। वीरेशलिंगम पंतलु एक सुधारक थे। यहाँ बहुत प्रश्न लोगों से पूछे जाते हैं। वीरेशलिंगम पंतलु एक सुधारक थे, मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाके से आते थे, जिन्होंने विधवा विवाह के लिए अभियान चलाया था। इसलिए सेकंड ऑप्शन इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न कहता है कि जिस मैदान पर हम खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। क्या ये बात सही है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस मैदान पर हम खड़े हैं उसमें धीरे धीरे मूवमेंट हो रहा है। पृथ्वी के अंदर होने वाली इस लगातार गति के लिए आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की क्रियाएं उत्तरदायी हैं। तो ए और बी दोनों सही है, बी सही व्याख्या कर रहा है ए की। ये प्रश्न हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पूरी थ्योरी पढ़ चुकी, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत है नहीं। अब प्रश्न कहता है कि देशों के कॉलम का अक्षांशों के कॉलम से मिलान कीजिए। विषुवत रेखा कहाँ है, कर्क रेखा कहाँ है, मकर रेखा कहाँ है। आइए इसको एक बार हम थोड़ा दिखाने का प्रयास करते हैं। ये हम बार बार आपको इसलिए दिखाते रहते हैं ये वाला, ताकि आप भूलें नहीं, याद रखें।
पहला पॉइंट था विषुवत रेखा, जो विषुवत रेखा है वो ये रही, ठीक है सर, ये विषुवत रेखा है। 0 अंश अक्षांश, विषुवत रेखा 0 अंश अक्षांश है, जो पृथ्वी को दो बराबर, एक ये वाला भाग हो गया, एक ये वाला भाग हो गया, दो बराबर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करने वाली एक काल्पनिक रेखा है। अब जैसे ऑप्शन में कांगो दिया हुआ था, तो जो कांगो गणराज्य है वो इसी रेखा पर स्थित है, विषुवत रेखा पर, ठीक है। तो विषुवत रेखा को हम कांगो गणराज्य से मिला देंगे, वो विषुवत रेखा पर ही है। विषुवत रेखा कांगो गणराज्य जो है ये विषुवत रेखा पर स्थित है। ओके, अब बचा कर्क रेखा, भारत और चिली ऑप्शन में बचते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कर्क रेखा। कहाँ है सर कर्क रेखा? ये रही, ये क्या है? ये कर्क रेखा है। ये पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, भाई ये तो विषुवत वृत्त हो गया, इधर से इधर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध हो गया, इधर का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो ये जो कर्क रेखा है ये उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश की एक काल्पनिक रेखा है सर। और ये रेखा, ये वाली रेखा कर्क रेखा, ये भारत को दो बराबर भागों में बांट रही है, ठीक है। ये जो है ये विषुवत वृत्त, ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, और जो कर्क रेखा है ये भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। तो कर्क रेखा भारत मिला देंगे, कर्क रेखा मिला देंगे, कर्क रेखा को भारत से मिला देंगे। ओके, इतनी बात क्लियर है। अब बचा मकर रेखा वाला ऑप्शन। मकर रेखा को समझिए, ये रही सर मकर रेखा, कहाँ? ये दक्षिण ध्रुव में है, ठीक है। मकर रेखा जो है ये दक्षिणी गोलार्ध के 23.5 डिग्री अक्षांश की एक काल्पनिक रेखा है। जो चिली की बात हो रही है ना, चिली दक्षिण अमेरिकी देश है, वो इसी रेखा पर स्थित है, मकर रेखा पर, ठीक है। तो अब आते हैं हम ऑप्शन पे। ये जो मकर रेखा है, मकर रेखा को किससे मिला देंगे? चिली से मिला देंगे। चिली क्या है? ये दक्षिण अमेरिकी देश है, वो मकर रेखा पर ही स्थित है, ठीक है। अब आई बात समझ में, विषुवत रेखा हमारी किससे चली जाएगी? विषुवत रेखा कांगो गणराज्य से। विषुवत रेखा जो है ये 0 अंश अक्षांश है, ये पृथ्वी को, विषुवत रेखा पूरी पृथ्वी को बराबर भागों में बांट रही है। कर्क रेखा जो है ये भारत को दो बराबर भागों में बांट रही है, और जो मकर रेखा है ये दक्षिणी गोलार्ध के 23.5 डिग्री अक्षांश की काल्पनिक रेखा है, जो इस पे जो है चिली जो है दक्षिण अमेरिकी देश स्थित है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं कि कहता है निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़िए, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पृथ्वी मध्य से थोड़ी चपटी, नहीं भैया मध्य में चपटी कहाँ है? मध्य में तो उभरी हुई है। ध्रुवों पर क्या है? ध्रुवों पर चपटी है। ये कह रहा है कि ध्रुवों पर उभरी हुई है, गलत का है बता रहे हो, ये गलत है। पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी, ध्रुव का मतलब ऊपर उत्तरी और दक्षिणी में, यहाँ पे चपटी है, बीच में थोड़ी उभरी हुई है, ये बात सही है, बी ऑप्शन सही है इसका। ए नहीं, कहाँ गया? ए गलत है लेकिन बी सही है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, वेरी गुड। सूर्य जो है, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, मध्य में उभरी हुई है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? दूसरों से भिन्न है, यदि आपको पता होगा कि ये सब क्या है तो आप इसको कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। चलो पहले सवाना को समझ लो। सवाना क्या है? सवाना ये घास का मैदान है। सवाना घास के मैदान अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, भारत और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये क्या है सर? ये घास के मैदान है। ये उष्णकटिबंधीय हैं। कैसे हैं? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। वहीं पर जो कंपोज है ये ब्राज़ील में पाए जाने वाले घास के मैदान हैं, ये भी उष्णकटिबंधीय हैं, ये भी उष्णकटिबंधीय हैं, ये भी उष्णकटिबंधीय हैं। लानोस ये वेनेजुएला में पाए जाने वाले घास के मैदान हैं और ये भी उष्णकटिबंधीय हैं। कहाँ पाए जाते हैं सर? ये वेनेजुएला में पाए जाते हैं। प्रेयरी जो है ये उत्तर अमेरिका का घास स्थल है और ये शीतोष्ण घास स्थल है, ठीक है, ये शीतोष्ण है।
ओके, उत्तर अमेरिका का घास स्थल है। अब इसमें कौन दूसरों से भिन्न है? देखिए, ये भी उष्णकटिबंधीय है, ये भी उष्णकटिबंधीय है, ये लानोस भी उष्णकटिबंधीय है, लेकिन प्रेरी शीतोष्ण है, तो ये दूसरों से अलग हो गया। ठीक है, प्रेरी दूसरों से अलग हो गया। इसलिए नहीं अलग हुआ कि ये उत्तर अमेरिका में है, ये इसलिए अलग हुआ कि ये शीतोष्ण है, बाकी तीनों ही घास के मैदान उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, वेरी गुड, बेहतरीन प्रश्न है। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है मरुस्थलों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें और उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मरुस्थल एक शुष्क प्रदेश होता है। क्या ये बात सही है कि जो मरुस्थल है वो एक शुष्क प्रदेश होता है? ठीक है, मान लेते हैं। मरुस्थल की विशेषता यह है कि यहाँ केवल अत्यधिक उच्च तापमान पाया जाता है। नहीं नहीं नहीं, केवल अत्यधिक उच्च तापमान नहीं, निम्न तापमान भी पाया जाता है, क्योंकि दिन में उच्च तापमान होता है और रात में निम्न होता है, इसलिए ये कट जाएगा। मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू के विशाल फैलाव के साथ बजरी के मैदान और पठारी क्षेत्र भी पाए जा सकते हैं। ए और सी सही है, इसमें ए और सी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे दिन में उच्च तापमान होता है, रात में निम्न हो जाता है, इसीलिए ऑप्शन हमारा कट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शैल के बारे में दिए गए कथन पर विचार करें। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। क्या ये बात सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। ओके, ये राइट हो जाएगा। आग्नेय शैल मैग्मा से बनती हैं। जी बिल्कुल, आग्नेय शैल मैग्मा से बनती है। दक्कन पठार ग्रेनाइट से बना है। नहीं, ये कट जाएगा। ए और बी सही है, ए और बी सही है। यहाँ पे देखिए, कहता है कि पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहा जाता है। ठीक है, दूसरा अब देखिए, मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती है। आग्नेय, जिसको इग्नियस शैल भी कहते हैं, अवसादी जिसको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, कैंथ्रिक जिसको मेटामॉर्फिक रॉक भी कहते हैं। ओके, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। जो द्रवित मैग्मा, जो मैग्मा द्रव के रूप में होता है, वो जब ठंडा होता है तो ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा बी क्या कह रहा था कि आग्नेय शैल मैग्मा से बनती है। जी हाँ, जो आग्नेय शैल है वो मैग्मा से बन रही है। ठीक है, इन्हें प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, ये जो आग्नेय शैल होती है ना, वो 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी शैल और बहिर्भेदी शैल। बाकी इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब कह रहा है कि दक्कन पठार ग्रेनाइट से बना है। नहीं सर, दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से बना होता है। किससे? दक्कन पठार जो है वो बेसाल्ट शैलों से बना होता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो गया था हमारा। अगला क्वेश्चन लीजिए, कहता है निम्नलिखित कथनों पर व्यापारिक पवनों के संदर्भ में विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। व्यापारिक पौने, व्यापारिक पौनों के बारे में हमको यहाँ पे बताना है। व्यापारिक पवनों के बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता, ये केवल सर्दियों में चलती हैं। नहीं, ये जो व्यापारिक हो गई, पश्चिमी हो गई, पूर्वी पौने होती हैं, ये स्थायी होती हैं और ये वर्ष भर, पूरे वर्ष, ऐसा नहीं कि सिर्फ सर्दियों में, ये वर्ष भर लगातार एक फिक्स डायरेक्शन यानी कि निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। और आपको बता दें कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर, किधर से चलती हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न लीजिए, कहता है कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं बात आपकी सही है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। जी ये बात बिल्कुल सही है कि भाई जहाँ पे लोगों के रहने के लिए जो पर्यावरण है, जो वातावरण है वो अनुकूल है, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं। जहाँ वातावरण लोगों के लिए अनुकूल नहीं है वहाँ लोग कम रहते हैं। तो ये भी बात सही है। ए और आर दोनों इसमें आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। देखिए, कहता है कि ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात हो रही है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थल आकृति है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है, यानी कि ये अनुकूल नहीं है। वहाँ पे ढाल तगड़ी है, लोग अपना घर भी नहीं बना सकते सही से। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में लोग कम रहते हैं। ठीक है, वहाँ ज़्यादा लोग नहीं रहते। ओके, पर्वतीय क्षेत्र में तो दोनों ऑप्शन हमारे क्लियर हो गए। पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं और पर्यावरण
यानी कि जनसंख्या वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। ठीक है, और मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। और जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। ध्यान रखिएगा, जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की मुख्य फसल कौन सी है? धान है। ठीक है, चलिए, चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक बारिश होती है। चलिए अगला प्रश्न लीजिए, कहता है खनिज आग्नेय शैलों, अवसादी शैलों और कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं। ठीक है, बात तो सही है। धात्विक खनिज आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, लेकिन कायांतरित एवं अवसादी शैलों में नहीं पाए जाते। ऐसा नहीं है, जो खनिज है वो सभी शैलों में पाए जाते हैं। खनिज ईंधन अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। तो देखिए ये सी भी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ए और सी सही है। बी क्यों गलत हो गया सर? बी इसलिए गलत हो गया क्योंकि धात्विक खनिज केवल आग्नेय शैलों में ही नहीं पाए जाते। ऐसा नहीं है कि खनिज आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, बल्कि अवसादी और कायांतरित शैलों में भी पाए जाते हैं, इसलिए बी गलत हो गया। बाकी ए और सी राइट है इसमें। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र हैं। भारत में कहाँ? कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र हैं। ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा का विदोहन समुद्र के चौड़े मुहाने में बांध के निर्माण से किया जा सकता है। नहीं सर, चौड़े की वजह से ये कारण आर गलत हो गया। ए सही है, ए सही है, लेकिन आर गलत है। यहाँ पे यदि चौड़ा ना होकर संकरा लिखा होता, संकरा का मतलब पतला, ठीक है, यदि संकरा लिखा होता तो सेकंड ऑप्शन भी क्लियर हो जाता। ज्वारीय ऊर्जा का विदोहन समुद्र के चौड़े मुहाने में नहीं बल्कि संकरे मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है, इसलिए गलत हो गया। ए सही है, आर गलत हो गया। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए कि निम्नलिखित में से क्या रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाने के लिए विपरीत है, यानी कि रूढ़िबद्ध धारणाओं के अपोजिट इसमें कौन सी चीज है? लोगों को एक खांचे में जड़ देना, ये तो रूढ़िबद्ध धारणा का उदाहरण है। एक किस्म के लोगों के लिए पूर्वाग्रह रखना, सबको एक छवि में बांधना, समाज में एक रूपता की सराहना करना, ये सभी रूढ़िबद्ध धारणा बनाने के लिए अनुकूल हैं। लेकिन इसके विपरीत है व्यक्तिकता की पहचान। व्यक्तिकता की जो पहचान है ये एक आधुनिक अवधारणा है। कैसी अवधारणा है सर? ये आधुनिक, ये मॉडर्न अवधारणा है जिसमें रूढ़िबद्धता की बजाय व्यक्ति को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है, जिसमें व्यक्ति को उसके क्या विचार हैं किसी चीज़ को लेकर के, उसकी अपनी क्या राय है, उसको व्यक्त करने की पूरी छूट देता है ये। ठीक है, बाकी रूढ़िबद्धता जो है, रूढ़िबद्धता का तात्पर्य होता है समाज में प्रचलित उन जो सामाजिक क्रियाएं हैं या कुरीतियां हैं वो रूढ़िबद्धता कहलाती हैं। और जो रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती रहती हैं। भाई दादाजी ने पिताजी को जो शिक्षा दी रूढ़िबद्ध धारणा को लेकर के, पिताजी हमको सिखा रहे हैं, हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। लेकिन जो व्यक्तिकता की पहचान है कि हम व्यक्ति को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। कोई लड़की है तो उसको उसके अंदर क्या स्किल्स हैं, क्या उसके अंदर कौशल है, प्रतिभा है, ठीक है, वो अपने प्रतिभा अपने कौशल दिखा सकती है, उसको छूट है। यहाँ पे व्यक्तिकता की पहचान करेंगे। ऑप्शन जो फर्स्ट है वह राइट हो जाएगा। एक रूपी समाज में किस चीज़ की कमी पाई जाएगी? देखिए क्वेश्चन में ही आंसर है। समाज कैसा है? एक रूपी है, यानी कि समाज का रूप समान है। इसमें कमी किस चीज़ की रहेगी? भाई जब एक रूपी की बात हो रही है, एक रूपी यानी रूप समान है, तो समानता तो यहाँ पे होगी ही। समरूपता, ठीक है, यानी रूप समान है समाज का, ये भी ठीक है। और समांगता, एक रूपता, पहले ही एक रूप लिखा हुआ है, ये तीनों चीज़ें तो होंगी। लेकिन यहाँ पे विविधता की कमी पाई जाएगी। किसकी कमी पाई जाएगी? विविधता की कमी पाई जाएगी। विविधता के कई प्रकार होते हैं, जैसे भौगोलिक विविधता होती है, राजनीतिक विविधता होती है, धार्मिक डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, लैंग्वेज डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। इन सब चीज़ों की कमी होगी। ठीक है, जो समाज समानता होगी, जहाँ समरूपता होगी, एक रूपता होगी, वहाँ पे विविधता की कमी
पाई जाएगी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। विकास खंड स्तर की पंचायत को डैश क्या कहा जाता है? विकास खंड स्तर की पंचायत को जनपद पंचायत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जनपद पंचायत। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे हम आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इस तरीके से पूछ ले। कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था प्रोसेस के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। प्रश्न पूछ लेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर ग्राम पंचायत है। ठीक है, पहला स्तर ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। प्रश्न पूछ लेगा ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है या ग्राम सभा ग्राम पंचायत के प्रति जवाबदेह होती है? तो ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। क्यों? क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। आगे देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी दो और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है। पहला ग्राम पंचायत और दूसरा स्तर विकास खंड होता है। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति भी कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। ध्यान दीजिए, पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है और फिर ये तीसरा स्तर होता है जिला पंचायत। ठीक है, ये 3 स्तर हो गए। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। कौन? जिला परिषद। प्रश्न पूछ लेगा एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाने का काम कौन करता है? जिला परिषद करती है। ठीक है, इतनी बात इसमें बहुत महत्वपूर्ण थी। अब इसमें देखिए अलग अलग स्तर होते हैं सरकार के, जिसमें पहला स्तर क्या है सर? पहला स्तर ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत क्या है? पहला स्तर है। उसके बाद विकास खंड जो है, विकास खंड ये दूसरा स्तर है और फिर जिला परिषद ये तीसरा स्तर है। जिला पंचायत तीसरा स्तर होता है। आई बात समझ में? वेरी गुड। अगला प्रश्न लीजिए। कहता है अमेरिका में महिलाओं को मतदान का अधिकार वर्ष 1920 में प्राप्त हुआ। दिए गए कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं माना जाएगा? वाक्य सही नहीं माना जाएगा। वर्ष 1920 से पहले तक महिलाओं को पुरुषों के समान माना जाता था? नहीं माना जाता था। 1920 से पहले तक अमेरिका में महिलाओं को पुरुषों के समान नहीं माना जाता था। वर्ष 1920 से पहले तक पुरुषों और महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों में समानता नहीं दी गई थी। ये बात सही है। 1920 से पहले अमेरिका में सार्वभौमिक मताधिकार भी नहीं था। ये भी बात ठीक है। अमेरिका में महिला मताधिकार एक 20वीं शताब्दी की घटना है। ये भी बात सही है। 2, 3, 4 सही है, बस फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट नहीं है। ठीक है, यही सही नहीं है फर्स्ट वाला, बाकी ये सारी बातें यहाँ पे सही हो जाती है। क्वेश्चन कहता है पक्की दुकानों की तुलना में साप्ताहिक बाज़ारों में बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों पर क्यों मिल जाती हैं? क्या रीज़न है इसके पीछे? देखिए, जो साप्ताहिक बाज़ार होती है वहाँ पे चीज़ें सस्ती मिल जाती है। कई बार रीज़न ये होता है कि साप्ताहिक बाज़ारों में व्यापारियों को कर्मचारी नहीं भर्ती करने पड़ते। एक आदमी उसने आकर के अपनी दुकान लगा ली, वही सामान बेच रहा है, एक्स्ट्रा बंदे लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसको पैसा नहीं देगा तो फिर उसका वो भी पैसा बचेगा। तो जाहिर सी चीज़ है, वो अपनी जाहिर सी बात है वो अपनी चीज़ को एक उचित मूल्य पर देगा। साप्ताहिक बाज़ारों में व्यापारियों को कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सब पास पास दुकानें लगी रहती हैं। अगर एक आदमी महंगी दे रहा है, दूसरे के पास जाकर के सस्ती ले लेगा वो, है ना। तो इसलिए वहाँ पे कंपटीशन तगड़ा होता है, तो आदमी ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में नहीं पड़ता, बस जितने में उसका काम चल जाए उतने में सामान वो बेचता है। ठीक है, ये भी बात ठीक है। साप्ताहिक बाज़ारों में बेची जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता बहुत ख़राब होती है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। कई बार साप्ताहिक बाज़ारें या फुटपाथ पर भी हमें वो चीज़ें मिल जाती हैं, तो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉल में मिलती हैं हमको महंगी, वही पता लगे वहाँ बहुत सस्ती मिल गई। और सेम चीज़ होती है, कई बार नहीं होता है ना। ठीक, ये गलत हो जाएगा कि ज़रूरी नहीं कि उनकी गुणवत्ता ख़राबी हो, सेम चीज़ भी हमको कई बार फुटपाथ पे वही चीज़ मिल जाती है और कम रेट में। तो ए और बी दोनों राइट हो जाते हैं।
ठीक है भाई, साप्ताहिक बाजार में ना तो उसको कर्मचारी को पैसा देना है, ना तो उसको दुकान का रेंट देना है, ना तो उसको बिजली का बिल देना है, बहुत सारी चीज़ों से वो बच जाता है, इसलिए हमें अच्छी चीज़ें मिल जाती है। ए और बी राइट हो जाएगा इसमें, ए और बी सही है। ठीक है, ए और बी सही है। यहाँ पे लिखा है कि साप्ताहिक बाज़ारों में बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। ऐसा इसलिए कि जो पक्की दुकानें होती हैं उन्हें अपनी दुकानों के कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं। उन्हें दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क, ये सब कुछ देना पड़ता है। इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह भी इन्हीं खर्चों में जोड़नी होती है, इसलिए चीज़ें ये महंगी देते हैं। साप्ताहिक बाज़ारों में बेची जाने वाली चीज़ों को दुकानदार अपने घरों में ही जमा करके रखते हैं, उन्हें अलग से गोदाम का पैसा देना नहीं होता। इन दुकानदारों के घर के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं, इसलिए ये अलग से, जिससे इन्हें अलग से कर्मचारी भी नहीं रखने पड़ते। ठीक है, तो साप्ताहिक बाजार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती हैं, जिससे उनमें आपस में प्रतियोगिता भी बहुत होती है। ठीक है, अगर एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए ज़्यादा पैसे मांगता है तो लोगों के पास ये विकल्प है कि वो अगली दुकान पर जाकर वही सामान देख ले, अगर वहाँ जहाँ संभव है कि वह वस्तु कम कीमत में मिल जाए। इसलिए ये क्या करते हैं कि ऐसी स्थितियों में खरीदारों के पास ये अवसर भी होता है कि वे मोल तोल करके भाव कम करवा सकें, तो चीज़ें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। प्रश्न कहता है कि 1990 के दशक में मध्य प्रदेश में तवा मत्स्य संघ द्वारा संचालित संघर्ष निम्नलिखित में से किस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया था? किस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए? जीविका के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए ये जो है कि अभियान चलाया गया था ये। ठीक है, ये संघर्ष चलाया गया था जीविका के अधिकार को। किस अधिकार को? जीविका के अधिकार को। राज्यसभा के अधिकांश सदस्यों का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा? राज्यसभा के अधिकांश सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। ओके, यहाँ लिखा है कि देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ठीक है, राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं, 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर है। प्रश्न कहता है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाने की तिथि क्या है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाने की जो तिथि है वह 8 मार्च है। कौन सी डेट है? 8 मार्च। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। प्रश्न कहता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। वेरी गुड, राइट है ऑप्शन ए हमारा। रीजन कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति की पानी तक सार्वजनिक पहुंच होनी चाहिए। दोनों ही बातें सही हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या कर रहा है ए की। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इसका मतलब ये है कि अमीर गरीब हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिलना चाहिए। कहने का मतलब है कि पानी तक सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए, यानी कि सबको पानी मिलना चाहिए, कोई वंचित ना रह जाए। अगला प्रश्न कहता है जेंडरिंग कास्ट थ्रू अ फेमिनिस्ट लेंस की लेखिका कौन है? जेंडरिंग कास्ट थ्रू अ फेमिनिस्ट लेंस की लेखिका हैं उमा चक्रवर्ती। कौन है? उमा चक्रवर्ती हैं। क्वेश्चन इज सामाजिक हास्याकरण की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है? सामाजिक हास्याकरण, देखिए हास्याकरण का मतलब होता है जिन लोगों को किनारे धकेल दिया जाता है, ये लोग सेंटर में या केंद्र में नहीं रह पाते। ठीक है, तो इसमें क्या है, कई व्यक्ति हास्याकरण का अनुभव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वे अलग भाषा बोलते हैं तो समाज उनको अलग कर देता है। ठीक है, हास्याई समूह शक्तिहीनता और पराजय का एहसास अनुभव करते हैं, वो अपने आप को शक्तिहीन महसूस करते हैं। ए और बी तो राइट हो गए। हास्याकरण का अक्सर राजनीतिक सामाजिक आर्थिक दायरे में किसी एक में ही महसूस किया जाता है, एक में नहीं सब में महसूस किया जाता है। सी गलत हो जाएगा, ए और बी राइट हो जाएगा। ए और बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि देखिए हास्याकरण की वजह ये हो सकती है कि वे एक अलग भाषा बोलते हैं। ठीक है, अलग भाषा बोलते हैं, अलग रीति रिवाज अपनाते हैं, या बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हैं,
तो उन्हें किनारे धकेल दिया जाता है, बेचारे हास्यकरण का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, और उन्हें समाज के ऐसे ताकतवर और वर्चस्वशाली तबकों के मुकाबले शक्तिहीनता और पराजय का एहसास होता है ना। वो अपने आप को शक्तिहीन महसूस करते हैं। जिनके पास ज़मीन है, धन दौलत है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे और राजनीतिक रूप से ज़्यादा ताकतवर हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं या किनारे धकेल देते हैं जो ताकतवर लोग हैं। इसका मतलब ये है कि हास्याकरण किसी एक ही दायरे में महसूस नहीं होता। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी दायरे समाज के कुछ तबकों को हास्याई महसूस करने के लिए विवश कर देते हैं। ओके, पॉइंट क्लियर हो गया, वेरी गुड। प्रश्न कहता है, समावेशी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में एक शिक्षक विश्वास करेगा कि प्रत्येक बच्चे के पास उसकी शक्ति एवं क्षमताओं के अनुसार सीखने की संभावना है। ऑप्शन ठीक है हमारा। केवल, जहाँ भी ऑप्शन में केवल लग जाता है तो उस ऑप्शन के प्रति हम बहुत कंसंट्रेट हो जाते हैं। 99.99% उसके गलत होने के चांसेस रहते हैं। केवल प्रतिभावान और गुणी अधिगमकर्ताओं पर ही ध्यान नहीं, नाम उसका समावेशी है, यानी कि सबको इंक्लूड करता है, ये सबको इंक्लूड करता है, केवल प्रतिभावान और गुणी अधिगमकर्ताओं को ही नहीं। मंद बुद्धि अधिगमकर्ता एवं मंद अधिगमकर्ता जैसे वर्गीकरण का प्रयोग समावेशी नहीं करता। दिव्यांग अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति दिखाएगा, ये भी ऑप्शन हटा दो। केवल फर्स्ट ऑप्शन राइट है कि समावेशी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षक ये विश्वास करेगा कि प्रत्येक बच्चे के पास उसकी शक्ति, क्षमता, योग्यता, रुचि सबकी अलग अलग होती है, उसके हिसाब से बच्चा सीखेगा। वेरी गुड। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की कक्षा में एक पाठ्य योजना विकसित किए जाते समय, यानी कि एक लेसन प्लान बनाते समय जिन कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए उसके संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पाठ्य योजना बनाते समय टीचर को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि शैक्षिक प्रविधियां और युक्तियां प्रकृति में एक रूप हों, यानी कि जो प्रविधियां हैं, जो भी आप टेक्निक्स, जो स्ट्रेटजीज अपना रहे हो, वो एक रूप में हो। अगर एक रूप में होंगी, अगर समान होंगी, तो क्योंकि कक्षा में बच्चे तो समान होते नहीं हैं और आप टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज सब एक जैसी अपना रहे हो, सब समान अपना रहे हो, तो जो बच्चे बेचारे पिछड़े बालक हैं, मंद बुद्धि हैं या जो एवरेज हैं, तो उनको दिक्कत नहीं होगी। और जो प्रतिभाशाली हैं, मान लीजिए, उनको भी दिक्कत हो सकती है। अगर आप सबके लिए समान पढ़ा रहे हो तो प्रतिभाशाली हैं वो तो चलो ठीक है, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए, एवरेज भी सीख लेंगे। फिर बेचारा मंदबुद्धि या कमजोर छात्र क्या करेंगे अगर आप सब एक ही तरीके का अपना रहे हो? इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। ओके, हम एक तरीके का नहीं अपना सकते। अबोधगम्यता से बचने के लिए पाठ्य योजना में सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोग नहीं लाना चाहिए, ये भी गलत है, क्योंकि हम सैद्धांतिक ज्ञान भी आवश्यक होता है, उसे सरल और व्यवहारिक रूप में समझाने का प्रयास हमें करना चाहिए, ये भी जरूरी होता है। दोनों ऑप्शन गलत हैं यहाँ पे, 1 और 2 दोनों गलत हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नीचे कहता है, पाठ के अंत में दिए गए क्वेश्चंस, आप चैप्टर पढ़ते हैं उसके लास्ट में क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस के संदर्भ में निम्न 2 कथन दिए गए हैं। कहता है कि पाठ्यवस्तु को किस हद तक आत्मसात कर लिया गया है, इसके आकलन हेतु उपयोग में लाए जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, लास्ट में क्वेश्चंस का मतलब यही होता है कि हम टीचर ने बच्चों को चैप्टर पढ़ा दिया, अब बच्चों ने उस चैप्टर से कितना सीखा ये हमें पता लगेगा उन क्वेश्चंस से। हम वो क्वेश्चंस बच्चों से पूछ सकते हैं या बच्चों से कह सकते हैं कि इन क्वेश्चंस का आंसर आप अपने आप लिख करके हमको दिखाइए, तो इससे पता चलेगा कि बच्चों ने उस चैप्टर के बारे में कितना सीखा, उस चैप्टर को कितना समझा। ठीक है, राइट है। पाठ में उठाए गए मुख्य जो कॉन्सेप्ट हैं उनको पूरा करते हैं और विद्यार्थियों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बात ठीक है, यहाँ पे बच्चा अपने शब्दों में भी उन क्वेश्चंस का आंसर लिख सकता है यदि उसने चैप्टर को ठीक से समझ लिया है। 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कक्षा में मुझे दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वो भी जमीन पर। कभी कभी वो मुझे बिना किसी कारण के पीटते भी थे। कक्षा में ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन से लिए गए उद्धरण के या इस टॉपिक के उपयोग से आप विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करेंगे। किसके लिए? लेख की व्याख्या समझाने के लिए, या वाल्मीकि के प्रति विद्यार्थियों के व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए, या क्यों वाल्मीकि के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता था, क्यों उन्हें दूसरों से दूर बैठना पड़ता था वो भी जमीन पर, क्यों बच्चे उसे अकारण पीटते थे, इसका तर्क देने के लिए, या वाल्मीकि के अनुभवों पर
आत्मविश्लेषण के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि यदि इस तरीके का पॉइंट हम बच्चों को दे रहे हैं तो इसका मतलब यही होगा कि ये जो वाल्मीकि के अनुभव हैं, वाल्मीकि को दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, ज़मीन पर बैठना पड़ता था, अकारण उसे पीटते थे, इस पर बच्चे आत्मविश्लेषण करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों था, इसके पीछे रीज़न क्या था, उनके साथ ऐसा क्यों होता था, इस पर बच्चे आत्ममंथन करेंगे। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। अगला कहता है कि सामाजिक विज्ञान में छोटे समूह वाली क्षेत्र आधारित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने का क्या उद्देश्य है। छोटे समूह वाली क्षेत्र पर आधारित परियोजना कोई प्रोजेक्ट है, ये अगर हम बच्चों से करवा रहे हैं तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है। शिक्षकों का भार कम करना, देखिए भार हम कभी और कहीं भी कम करने की नहीं सोचेंगे। विद्यार्थियों के मध्य एक टीम के रूप में काम करने के कौशल को विकसित करना, ये ठीक है क्योंकि यहाँ पे ग्रुप बन रहा है। ठीक है, तो जब ग्रुप बनेगा तो बच्चे टीम के रूप में काम करने की स्किल्स उनके अंदर डेवलप होंगी। क्षेत्र में विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये भी नहीं। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि यदि हम टीम वर्क बच्चों को दे रहे हैं तो इससे किसी क्षेत्र पर आधारित कोई प्रोजेक्ट है तो इससे बच्चे टीम वर्क करना सीखेंगे, उनके अंदर टीम वर्क की स्किल डेवलप होगी। सामाजिक विज्ञान में विवादास्पद मुद्दों को पढ़ाते समय, ऐसे मुद्दे जो विवादास्पद हैं, हो सकता है किसी धर्म को लेकर के कोई विवादास्पद मुद्दा हो सकता है, इसको पढ़ाते हुए एक टीचर को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसको पढ़ाते हुए टीचर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो है कि कक्षा में उत्पन्न हुए किसी भी तरह के विवाद को खारिज कर देना ही इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन है कि एक सही तरीके से प्लान तैयार करके उस पर विचार विमर्श किया जाए ताकि सम्मान और गरिमा बनी रहे। यदि किसी जाति धर्म को लेकर के है तो हम इस तरीके से इस मुद्दे पर बात करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, बातचीत करेंगे कि उस जाति उस धर्म के बच्चों को, लोगों को ठेस भी ना पहुँचे, मुद्दा भी सुलझ जाए, सम्मान और गरिमा भी उस जाति धर्म के लोगों की बनी रहे। इस तरीके से हम इसको मुद्दे को सॉल्व करेंगे। उच्च ज्वार होता है जब, उच्च ज्वार कब होता है। उच्च ज्वार तब होता है जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। कब? जब तीनों एक सीध में होते हैं। कहता है कि पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को वृहत ज्वार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृहत ज्वार भी कहते हैं। भीमबेटका के पुरास्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? भीमबेटका के जो पुरास्थल हैं वो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। भीमबेटका कहाँ है? आधुनिक मध्य प्रदेश में है। ठीक है। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। कहाँ हैं? नर्मदा घाटी के पास हैं। अगला प्रश्न लीजिए। कहता है प्रश्न कि निम्नलिखित में से भारत के किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? तो आपको बताते चलें कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ठीक है, भारत के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है। और ये सुप्रीम कोर्ट बंगाल के कलकत्ता में स्थापित किया गया था। इस सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 दूसरे यानी कि अन्य न्यायाधीश थे। इलीजा इम्पे नाम था। इलीजा इम्पे। कौन? इलीजा इम्पे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। ठीक है, इस सुप्रीम कोर्ट में। चलिए, प्रश्न क्लियर हो जाता है, हम आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन कहता है मुक्तियों के द्वारा एकत्रित राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य के द्वारा लेखाधिकारी नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, यह इसलिए किया जाता था ताकि मुक्ति राज्य के द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। कौन थे ये नियुक्ति? देखिए यहाँ पे पढ़िए। कहता है कि पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। क्या? ये जो इलाके होते थे इनको इक्ता कहा जाता था।
और इन्हें संभालने वाले जो अधिकारी थे उन्हें इक्तदार या फिर मुक्ति कहा जाता था। ठीक है, मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में यानी कि अपने इलाकों में कानून व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में जो मुक्ति होते थे वो अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। ठीक है, तो और राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, जो इस बात का ध्यान रखते थे कि मुक्ति राज्य के द्वारा जो कर निर्धारित किया गया है वो वही वसूलें और तय संख्या के अनुसार ही सैनिक रखें। ठीक है, तो हमने कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया। अब यहाँ पे हम आंसर आसानी से दे सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन सही हैं, तो यहाँ पे हम हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं। बी सही व्याख्या करता है ए की। ओके, बी सही व्याख्या कर रहा है ए की। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है पुस्तक का क्या अर्थ है जो मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू है। 40 खंभों का सभा भवन या टाल गेटवे मेहराब प्रवेश द्वार या 8 कमरों से घिरा हुआ केंद्रीय सभा भवन या फिर आयताकार अहाते। तो पुस्तक का अर्थ होता है टाल गेटवे यानी कि मेहराब प्रवेश द्वार। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अशोक के धम्म में देवताओं की पूजा और कर्मकांड शामिल थे। नहीं, इसमें देवताओं की पूजा और कर्मकांड शामिल नहीं थे। अशोक ने धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर के धर्म की शिक्षा देते थे। बी सही है। इसमें क्या हो जाएगा, ए गलत है लेकिन बी सही है। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। कौन, अशोक जो है वो बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे और धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की गई अशोक के माध्यम से, जो जगह जगह जाकर के धर्म की शिक्षा देते थे। ओके, अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भी भेजे थे। अपने पुत्र महेंद्र, पुत्री संघमित्रा को इसी काम के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसने अपने पुत्र पुत्री को श्रीलंका भेजा था। ओके, इतनी बात क्लियर होती है। पॉइंट इज, करीब 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजारों जिनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल भी शामिल हैं। यानी कि जुताई के लिए हलों के जो फाल थे वो अब लोहे के बनने लगे थे। इसके बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है जो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उपयोगी थे। जब हलों के फाल प्रयोग में आने लगे, हलों के फाल आ गए तो खेती में एकदम से क्रांति आ गई, बढ़िया फसल होने लगी क्योंकि खेती की अच्छी जुताई होने लग गई थी। लगभग 2500 वर्ष पूर्व तक अनेक शहर भी डेवलप हो चुके थे। ए और बी दोनों सही हैं और ए और बी में यहाँ पे संबंध हमको नज़र आ रहा है। क्वेश्चन कहता है कि वुड का नीति पत्र यह तर्क देता था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों की नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। पूरब का साहित्य त्रुटि रहित था। नहीं, ये कहता है कि पूरब का साहित्य सिर्फ त्रुटि रहित ही नहीं था बल्कि उसमें और भी कई सारी समस्याएं थी। ए सही है, बी गलत है। क्या हो जाएगा, ए सही है लेकिन बी गलत है। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें तो वुड के नीति पत्र में ये भी तर्क दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। दस्तावेज के मुताबिक पूरब का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा था। ठीक है, ये कह रहा है कि पूरब का साहित्य त्रुटि रहित था। नहीं, त्रुटि रहित नहीं था, त्रुटियां तो उसमें थी ही, बल्कि लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है जो पूरब का साहित्य है, और ना ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता, आवश्यक स्किल्स पैदा कर सकता है। ठीक है, तो ये कह रहा था वुड का नीति पत्र। आई बात समझ में? ठीक है, आपका रिवीजन भी हो जाता है। और हम लोग देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित का मिलान मुगल साम्राज्य के संदर्भ में कीजिए, उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला आता है आपका चौसा का संग्राम या चौसा का युद्ध। चौसा का जो संग्राम है, ये संग्राम मुगल शासक हुमायूं
मुग़ल शासक जो हुमायूं थे और शेरशाह के बीच 29 जून 1539, ठीक है, 29 जून 1539 को बिहार में बक्सर के निकट चौसा में हुआ था, इसीलिए इसको चौसा का संग्राम कहा जाता है और इसमें हुमायूं की पराजय हुई थी। फिर आता है कन्नौज का संग्राम, ठीक है। ये संग्राम मुग़ल शासक हुमायूं और शेरशाह के बीच 17 मई 1540 में हुआ था। कब हुआ था? 17 मई 1540 में हुआ था। इसमें हुमायूं की पराजय हुई और फिर इसके बाद शेरशाह जो है वो दिल्ली का शासक बना था। फिर आता है खानवा का युद्ध, खानवा का संग्राम। ये संग्राम खानवा का जो है ये राणा सांगा और क्या नाम उसका मुग़ल शासक बाबर के बीच में 17 मई 1527 को हुआ था। इसके बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आता है चंदेरी का संग्राम या युद्ध। ये संग्राम बाबर और मालवा के राजपूत शासक मेदिनी राय के बीच में 29 जनवरी 1528 हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको मैच कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें हमारा जो 4-1 है यह राइट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। कहता है कि 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में किसका योगदान था? सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में राजा राममोहन रॉय का क्या था? महत्वपूर्ण योगदान था। जो राजा राममोहन रॉय थे, इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। ओके, और फिर हुआ ये कि जो 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राममोहन रॉय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी राममोहन रॉय की। और फिर हुआ ये कि 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई थी। क्वेश्चन कहता है कि 1937 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए। वेरी गुड, हमने आपको पहले भी समझाया है। राइट है ऑप्शन ये। अंबेडकर का मुख्य लक्ष्य सब लोगों को अंग्रेजी शासन की शक्ति दिखाना नहीं था। ए सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। भाई अंग्रेजों की शासन की शक्ति दिखाना नहीं था। अंबेडकर तो समाज में जो कुरीतियाँ व्याप्त थी उनको दूर करना चाहते थे। ये अंबेडकर जी उस व्यवस्था का विरोध कर रहे थे जिससे समाज में विषमता, भेदभाव, छुआछूत जैसी बुराइयां फैली हुई थी, उसके विरुद्ध थे ये, ठीक है। तो ए सही है, आर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। कहता है कि सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। मतुआ पंथ की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज नामक संगठन की स्थापना किसने की? आर्य समाज। आप चलिए समझिए यहाँ पे जो मथुआ पंथ है, मथुआ पंथ इसकी शुरुआत 1860 में हुई। मथुआ पंथ की शुरुआत 1860 ईस्वी में हरिदास ठाकुर ने की थी। किसने? हरिदास ठाकुर ने की थी, ठीक है। और ये जो मथुआ पंथ संप्रदाय था ये वैष्णव धर्म से संबंधित था। इतना काफ़ी है इसके लिए। सत्यशोधक समाज इसकी स्थापना 24 सितंबर 1873 में हुई थी। 1873 में हुई थी, ठीक है। ज्योतिबा फुले के द्वारा। किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज नामक संगठन की स्थापना 1873 ईस्वी में की थी। और ये जो सत्यशोधक समाज नामक संगठन था इसका उद्देश्य समाज में महिलाओं, शूद्रों, दलितों इनके बीच शिक्षा और सामाजिक अधिकारों को बढ़ावा देना, उनका उत्थान करना था। फिर आता है आर्य समाज। इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी, ओके। और ये एक हिंदू सुधार आंदोलन था। फिर आता है ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना राजा राममोहन रॉय ने 1828 ईस्वी में की थी, ओके। सारे ऑप्शन आपके क्लियर हो गए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न कहता है कि राष्ट्रवाद के उदय के बारे में दिए गए कथन को पढ़िए। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। सही है। अधिकांश शुरुआती राष्ट्रवादी नेता ग्रामीण नहीं शहरी करिए यहाँ पे, ठीक है। शहरी और शिक्षित थे, अशिक्षित नहीं थे, इसलिए बी काट दो, बी काट दो। ए सही है किंतु बी गलत है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया था, ठीक है। और नौरोजी जी भी इसमें थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लीजिए। कहता है
कि नमक के उत्पादन एवं बिक्री पर राज्य का एकाधिकार था? जी बिल्कुल था। महात्मा गांधी ने इस नियम को तोड़ा क्योंकि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है और ये भोजन का बुनियादी हिस्सा है। ये उसका रीजन था। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या कर रहा है ए की। जैसे यहाँ पे लिखा है कि 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वो नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है क्योंकि ये हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा है। पॉइंट इज, आसमान में विभिन्न खगोलीय पिंडों के विषय में दिए गए कथन के बारे में बताइए। हम रात में आकाश में असंख्य टिमटिमाते तारों की गर्मी और प्रकाश अनुभव नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं। बात तो ठीक है, राइट हो जाता है ऑप्शन। अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल 7 तारों का समूह है जिसे सप्तऋषि भी कहा जाता है। ध्रुव तारा अपना स्थान बदलता रहता है। गलत है, ध्रुव तारा अपना स्थान नहीं बदलता। चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में विभिन्न स्थिति में दिखाई देता है। डी भी सही है, तो ए बी डी राइट हो जाएगा। क्या राइट हो जाएगा सर? ए बी डी राइट हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप पॉइंट को समझिए। कहता है कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग इनकी ऊष्मा, इनकी गर्मी या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं और वे बहुत छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि हमसे बहुत दूर हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ओके, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि, यानी कि सप्त यानी 7 संत, यानी कि 7 ऋषि या 7 संत। ये 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल यानी कि अर्सा मेजर का ही एक भाग्य है। ओके, प्राचीन समय में लोग रात्रि में डायरेक्शन का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, यह अपनी स्थिति को कभी नहीं बदलता। ठीक है, अगला प्रश्न क्या, इसको समझिए। फिर कहता है कि इन चमकीली वस्तुओं के साथ, ये जो रात में हमको तारे दिखाई देते हैं, इनके साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। चंद्रमा जो है ये अलग अलग समय पर अलग आकार, अलग स्थिति में दिखाई देता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में 1 बार देख सकते हैं। पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्णिमा, कि आज पूर्णिमा की रात है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। ये नए चंद्रमा की रात्रि यानी कि अमावस्या होती है। क्या होती है? अमावस्या होती है। प्रश्न कहता है ग्लोब के विषय में बताइए। ग्लोब पृथ्वी का सही मॉडल या छोटा प्रतिरूप है। जी बिल्कुल, ग्लोब आकार और प्रकार में भिन्न होते हैं। कुछ बड़े ग्लोब होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ पॉकेट में रखने वाले होते हैं। ये भी सही है। ग्लोब पर देश, महादेश, महाद्वीप, महासागर उनके सही आकार में दिखाए जाते हैं। ये भी सही है। ये स्थिर न घूमने वाला, ये गलत है क्योंकि इसको हम आसानी से घुमा सकते हैं। ए बी सी राइट हो जाएगा। ए बी सी राइट हो जाएगा। ग्लोब आप सामने देख रहे हैं, ये ग्लोब है, इसको आसानी से आप घुमा सकते हैं। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में यानी छोटे रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब और गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते। क्या कह रहा था ऑप्शन हमारा कि ग्लोब स्थिर है? नहीं, स्थिर नहीं होते। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। प्रश्न कहता है कि किस प्रकार के वन में नरम काष्ठ वाले वृक्ष जैसे चीड़, देवदार आदि उगते या पैदा होते हैं? तो वो है हमारा शंकुधारी वन।
शंकुधारी वनों में नरम काष्ठ यानी कि जिसका जो सॉफ्ट वुड नरम लकड़ी होती है, तना कोमल होता है, ठीक है, थोड़ा नरम होता है। शंकुधारी वनों में नरम काष्ठ वाले वृक्ष जैसे चीड़, देवदार ये सब पैदा होते हैं। शंकुधारी वृक्ष हिमालयी क्षेत्र के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ टेम्परेचर लो रहता है, कम रहता है। शंकुधारी वन में वृक्ष लंबे सीधे होते हैं। इन वृक्षों की जो शाखाएं होती हैं वो नीचे की ओर, कहाँ, नीचे की ओर झुकी हुई होती हैं। ये होते हैं शंकुधारी वन, तभी तो शंकु बन पाता है। प्रश्न कहता है कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं। जी बात तो सही है, क्योंकि जिस हिसाब से स्थल की ऊंचाई होती है वैसी ही वनस्पति होती है। जो नीचे धरती यानी कि धरातल पर समतल मैदान में जो वृक्ष जो पेड़ पौधे उग सकते हैं वो वहाँ ऊंचाई पर नहीं उग सकते, ठीक है। वनस्पति की वृद्धि ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई पर भी निर्भर करती है कि उसकी वृद्धि कितनी होगी, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पे राइट हो जाते हैं हमारे। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो सही व्याख्या नहीं कर रहा है ए की। आगे बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न कहता है समताप मंडल के बारे में बताइए। ये हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परिस्थिति उपलब्ध कराता है। यह बादलों, मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। समताप मंडल में ओजोन परत की उपस्थिति भी होती है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या कर रहा है ए की। अगला प्रश्न, सही विकल्प चुनें। मानसून पवनें कौन सी हैं? देखिए, जो मौसमी पवनें होती हैं वो मानसूनी पवनें होती हैं, जो मौसम के हिसाब से चलती हैं, ठीक है, ये मौसमी पवनें होती हैं। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बाह्यमंडल कौन सी परत किस में पाई जाती है? पूरी कहानी आपको यहाँ पे बतानी है। सबसे पहले आता है बहिर्मंडल। जो बहिर्मंडल है सबसे ऊपर की परत है, टॉप की, ठीक है, सबसे ऊपर की परत है। क्षोभ मंडल सबसे नीचे की परत है और ये सबसे महत्वपूर्ण परत भी मानी गई है। मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होती हैं, बारिश, ओला, बादल, कोहरा, आंधी, तूफान, वो सब इसी परत में आते हैं, क्षोभ मंडल में ही, ध्यान रखिएगा। फिर आता है समताप मंडल, ठीक है। समताप मंडल इस परत में ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है, ठीक है, समताप मंडल। फिर आता है बाह्यमंडल, रेडियो तरंगों के प्रसारण में सहायक है। ये परत रेडियो तरंगों के प्रसारण में सहायक होती है। और जो बाह्यमंडल है इसमें ऊंचाई के साथ टेम्परेचर में भी वृद्धि होती है। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से मिला सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। क्लास होती है कंप्लीट। कैसे रही क्लास ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आपके कमेंट का दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।